आपको मिलेगा। केपलर्स लॉ पे बात कर लेते हैं भाई, बहुत काम की बातें हैं। केपलर्स लॉ पे सुन लो जरा, ये केपलर ने क्या कहा, बहुत ही काम की चीजें केपलर ने कही हैं। केपलर के कुछ लॉज हैं, उनकी बातों को अलग अलग लॉज में बनाया गया, बताया गया है। और केपलर्स लॉ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लैनेटरी मोशन, इनको समझना है। मैं जरा ओपन कर लूं क्लास को, 1 मिनट लगेगा। नहीं बेटा, यूट्यूब पर नहीं है लिंक, इसी पर जाएगी, ऐप पर आर्यव्रत। ऐसा नहीं होगा, डेली यूट्यूब पर नहीं जाएंगे बेटा। टेक लिंक फ्रॉम ऐप, लिख देता हूं उसको। अगर ये इंतजार कर रहा है यूट्यूब पे तो इसको क्या है, इंतजार ही करता रहेगा, नहीं तो आदत खराब हो जाती है ना कुछ चीजों की। ऐप हमने बनाया काय के लिए इतना, हालांकि आप यूट्यूब पर ही होते हो, बस ये कि उधर चैटिंग नहीं होती है। तो चैटिंग में अभी कोई बहुत ज़्यादा करनी भी नहीं है, मैथ्स में ज़रूरत पड़ती है, साइंस में ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप व्हाट्सएप पे बातचीत करो मेरे से, मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले तो मेरे को अपनी बात कर लेने दो, मुझे अपनी बातें करनी है इसमें तो बहुत सारी, फिर आपकी बातें शुरू होंगी ना। सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। 1 मिनट यार, 14 आर वॉचिंग नाउ, ऐसा क्यों लिखाई दे रहा है इसमें। ये तो उसमें भेजा गया है। अरे यार, क्या गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ केपलर्स लॉ की। तो केपलर लॉ ने बेटा, मतलब केपलर के हमें 3 लॉ पढ़ने हैं, मतलब जो आपके 9th लेवल पर है, जो 9th में आपको बातचीत करनी है। वैसे भी 3 ही है, बट उसमें जो डेरिवेशन वगैरह है, ठीक है, वो आपके लेवल पे नहीं है। और कुछ जनरल बातें हैं, इसमें एक ही डेरिवेशन वाली बात होगी जिस पे मैं अभी आऊंगा, जो 3rd लॉ होता है। अब इसमें करना क्या है, तो पहला लॉ केपलर का क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता था बेटा, सबसे पहले एग्जैक्टली प्लैनेट्स के मोशन के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो जैसे न्यूटन साहब ने बताया कि ग्रेविटी है ऐसा ऐसा, जिसपे हम चर्चा बहुत लंबे कर चुके हैं ग्रेविटी के बारे में, कि ग्रेविटी कैसी होती है, क्या होती है, कैसे काम करती है ना, प्लैनेट्स पर उसका क्या, किस पर क्या रहता है, ये सारी चीजें हमने की। अब हम लोग बात कर रहे हैं केपलर्स लॉ में पहला लॉ। तो पहला जो केपलर का लॉ है उसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर जो है उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट सीधा सीधा सिंपल सा लॉ है। उसने बताया कि हर प्लैनेट किसी ना किसी अपने ऑर्बिट में, मतलब कहीं ना कहीं जो भी प्लैनेट है वो अपने एक ऑर्बिट में ट्रेवल करता है, ऑर्बिट में ट्रेवल करता है। जैसे जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं हर छोटे से छोटे एटम की, मतलब हम पार्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं जाके, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 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 तो बड़ी चीज़ों पे जाएंगे, फिर हम प्लैनेट पे जाएंगे, फिर हम सैटेलाइट्स पे जाएंगे, फिर हम और बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। अगर आप छोटे लेवल से जाएं बड़े लेवल की तरफ, तो इस नेचर में जो जो भी चीज़ें हैं इस पूरे यूनिवर्स में, तो जो नेचर से मिल रही हैं उनका नेचुरल फिनोमेना सेम है। मतलब ये नेचर इस तरह का है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना कामयाब है, इतना सक्सेसफुल है कि हर एक चीज इतनी बेस्ट तरीके से मैनेज्ड है। वो तो हम लोग छेड़छाड़ करते हैं इसलिए समस्याएं पैदा होती है, नहीं तो नेचर जो दिया गया है, जो नेचुरल, मैं उसको इनफाइनाइट एक कॉस्मिक एनर्जी कहता हूँ, एक कॉस्मिक पावर कहता हूँ उसको, ठीक है, जिसे आप परमात्मा का रूप दे सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं। एक साइंटिफिक भाषा में आप बात कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी की, तो ये जो नेचर की जो पावर है, जो कॉस्मिक एनर्जी है,
तो वो इस सिस्टम को इस तरीके से बैलेंस की हुई है कि हर चीज अपना काम हर समय कर रही है, बैलेंस तरीके से कर रही है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो जैसे एक एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, उसी तरह प्लैनेटरी मोशन के बारे में केपलर ने बाद में बताया कि भैया पहले ये पता होता था सबको कि साहब ऐसे ऐसे सूरज अलग घूम रहा है और ये अलग घूम रही है, धरती अलग घूम रही है। बाद में पता चला कि अरे जो धरती है वो सन के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रही है, मून अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रहा है। फिर बाकी प्लैनेट्स के बारे में पता चला, फिर उसको स्टडी किया गया, देखा गया, तो पता चला कि हर प्लैनेट जो है किसी ना किसी तरीके से अपने एक फिक्स पाथ पर मोशन कर रहा है, जो कि शेप में इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ हो गया, एक सर्कुलर पाथ हो गया। तो देखिए इलिप्टिकल पाथ में भी जो मोशन होगा उसको हम सर्कुलर मोशन ही कहेंगे, लेकिन वो सर्कल नहीं होता है, वो इलिप्टिकल फॉर्म में रहता है। ये ध्यान रखें, शेप इलिप्टिकल मतलब समझते हो ना आप, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, अंडाकार टाइप का इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हर प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है। यानी कि पहली चीज तो उन्होंने ये बताई कि वो हम अपने एक ऑर्बिट में मोशन करता है। पहली बात तो ये थी कि हर प्लैनेट एक अपने ऑर्बिट की तरफ ही मोशन करेगा। यानी कि अगर वो सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सन है मान लो, ये सूरज हैं चमक रहे हैं, एक चिंटू है, चिंटू इसके चारों तरफ घूमेगा। अब चिंटू कोई भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह का एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा या बनेगा या है, उस ऑर्बिट में ही वो लगातार मोशन करेगा। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। इसलिए कभी धूप होती है, कभी छाव होती है। अगर हम अर्थ की बात कर लें, कभी सिचुएशन बदल रही है ना, क्योंकि जगह बदल रही है, मोशन बदल रहा है। तो इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ पे अगर कोई प्लैनेट है, वो यहां है प्लैनेट, अब ये मोशन कर रहा है। तो पहला तो ये लॉ हो गया, पहली चीज क्या हो गई कि हर जो प्लैनेट होते हैं वो चारों तरफ सन के रिवॉल्व करेंगे। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सन के और अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब सब अपने अपने ऑर्बिट में है, सब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं सन से, पर्टिकुलर एक दूसरे के डिस्टेंस पर हैं सभी, और अपने अपने ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं। और वो जो ऑर्बिट है दैट इज इलिप्टिकल इन शेप। तो each and every planet in our solar system moves in its orbit. So this is the first law of Kepler. So Kepler's first law is, according to each planets move around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the foci of the orbit. यानी कि जो एक टाइम पर एक फोकस बन जाता है सेंटर की तरफ से, मैंने बताया ना, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बनेगी वो सन की तरफ से सिचुएशन बदलेगी, वैसे वैसे उसका फोकस बदलता जाएगा। अब यहां से देखोगे सिचुएशन अलग है, यहां से देखोगे सिचुएशन अलग है, यहां से देखोगे सिचुएशन अलग है, तो एट अ सेम टाइम। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर कि क्या सभी प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। अब इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने वाली बात तो है नहीं है, ये उन्होंने बताया कि सभी अपने अपने ऑर्बिट में ट्रेवल करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ केपलर पे। तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या है साहब? तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर जो है, जैसे हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो आप लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से इसको याद कर लेना कि फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर मतलब हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहला चीज। ये आपको उसमें दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, नोट्स में सब कुछ, टेंशन लेने का नहीं। अब सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया। अब ये लॉ ऑफ एरिया क्या होगा तो देखो जरा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक मिनट, मैसेज किया है किसी ने? यस, फोकस, बिल्कुल। अब वो फोसियाई बेटा जो है उसका प्लूरल वर्ड है, प्लूरल, क्योंकि बदल रहा है ना, हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। फोकस हो गया एक एट अ सेम टाइम, उसका प्लूरल वर्ड हो गया, तो वो बदल रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लीजिए आप अभी जहां से बैठे हैं, किसी चीज को आप देखेंगे, अब कोई चीज मोशन में है, मूव कर रही है, तो उसका फोकस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलेगा नहीं,
बदलेगा ना, आपको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा जगह को, कि आप एक ही जगह पर हर समय मूव होती हुई चीज को उसी एंगल से देखते जाएंगे क्या? नहीं, आपको अपने कैमरे का फोकस बदलना पड़ेगा। आप चल रहे हो तो आपको अपने साथ साथ कैमरा मूव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो फोकस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? फोकल लेंथ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हर चीज बदलेगी, क्योंकि आप तो एक फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो फोकस बदलेगा, तो दैट इज द प्लूरल फॉर्म। आ गई बात समझ में बेटा आद्या? यस सर लिख दो जल्दी से, आ गई हो तो। ठीक है, ओके यस सर, ठीक है बेटा। अब जरा सुनो आगे की बात। केपलर सेकंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ एरिया क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स, वो स्पेलिंग सही कर लेना उसकी, रिवॉल्व्स अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal intervals of time. equal area in equal interval of time, इसका मतलब समझे आपके? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली जितना भी एरिया स्वेप्ट होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एट द सेम टाइम इंटरवल, पहले तो आपको इसको समझने के लिए मैं टाइम इंटरवल समझाता हूं क्या होता है। देखो बेटा, टाइम इंटरवल का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, सन है, और यहां कोई प्लेनेट है, ठीक है बेटा। अब ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसके डिस्टेंस को, इसको रेडियस भी कह सकते हैं आप, यहां से लेकर यहां तक। अब ये थोड़े समय के बाद इधर आ गया, क्योंकि ये तो हर समय मूव कर रहा है ना यार, तो इधर आ गया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो क्या यहां से लेकर यहां तक अब इसने कितना ट्रेवल किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर प्लैनेट एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो जब कोई प्लैनेट एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल करेगा, और चूंकि जो उसका शेप है वो इलिप्टिकल है, तो एरिया का शेप आपको रीजन मैं उसको कहूंगा, जब आप बनाओगे तो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन अमाउंट अगर हम उस एरिया का निकालेंगे तो वो सेम आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि एक तो टाइम इंटरवल सेम लिया गया है, और उसकी प्लेनेट की स्पीड भी सेम है, कांस्टेंट है। तो इसलिए जितना वो यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने टाइम इंटरवल में उसने ट्रेवल किया, सन से उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, जहां भी सन की पोजीशन थी उसके सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया। हम सेंटर ले लेते हैं एक, ठीक है। तो अब जैसे कि दोबारा से मैं आपको बना के दिखाता हूं तरीके से, देखो अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। मतलब एरिया जो हम निकालेंगे वो इक्वल आएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन ये सन है, ये फोकस है, सन है, अब ये इलिप्टिकल पाथ है। देखो बेटा, ड्राइंग हमारी बहुत अच्छी है, अगर मन में हंस रहे हो तो हंस लो, लेकिन जो भी है वो बढ़िया है। हाँ, चक्कर में मत पड़ जाना। ये इलिप्टिकल है, अगर नहीं दिख रहा हो इलिप्टिकल तो मन में सोच लो, भावनाओं से इलिप्टिकली दिखेगा। भावनाएं बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अब जैसे मान लो बेटा, ये प्लेनेट मैंने यहाँ ले लिया, ये चिंटू एक यहाँ पर है, ठीक है। अब चिंटू तो ट्रेवल कर रहा है साहब, तो चिंटू थोड़ी देर के बाद यहाँ आएगा, चिंटू यहाँ आ गया। अब मैंने क्या किया, अगर मैं एक पॉइंट लेके समझाऊंगा तो एरिया अच्छे से दिखा पाऊंगा। मानना है कि ये सन है, थोड़ा बड़ा होता है बट आपको समझना है। अब मैंने इसको, इसके सेंटर को ऐसे इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए टाइम लिया इसने टी। कितना टाइम लिया? टी। ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया? टी। कितना टाइम लिया बेटा? टी। तो मैंने इसका एरिया शेड कर दिया, ये देखो ये शेड हो गया एरिया, ये शेड हो गया, ये रीजन बन गया एक। अब क्या हो रहा है, अब वही प्लेनेट, अब मैं इन दोनों पॉइंट की जगह कोई दो दूसरे पॉइंट ले लेता हूं, कहीं भी दो पॉइंट। लेकिन खास बात क्या है, जो भी दो पॉइंट आप लोगे उनके बीच में उतना ही टाइम इंटरवल होना चाहिए जितना यहां से लेकर यहां तक लगा। मतलब ये कहने का ये है कि यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कि 15 साल लग गए, तो यहां से लेकर यहां तक आने में 15 साल लगे, तो यहां से लेकर यहां तक आने के लिए भी 15 साल लगने चाहिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है कि नहीं। अब उस समय कुछ भी हो सकता है, 2 दिन लग रहे हैं तो 2 दिन लगने चाहिए, जो भी टाइम इंटरवल आप ले रहे हो। 5 घंटे लग रहे हैं तो 5 घंटे लगने चाहिए। तो T1 से T2 तक गए, तो डिफरेंस मान लीजिए T आया है, ये टाइम इंटरवल। अब वही टाइम इंटरवल यहां होना चाहिए। अब चूंकि शेप बदल जाएगा, बिकॉज ऑर्बिट का शेप अलग है, अब वो तो उनका एक फिक्स पाथ है, नेचुरली बना हुआ है, उसमें हम तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब प्लेनेट को टाइम उतना ही कर लेना है, टी टाइम हमने यहां भी ले लिया,
और फिर इसको ज्वाइन किया इससे, सेंटर से, सन से इसकी डिस्टेंस को ज्वाइन किया, और उसके बाद जो एरिया निकल के आया वो एरिया और ये एरिया हमेशा बराबर होंगे अगर आपने एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में फिर से ले लिया है। उसी तरह से वही टी टाइम अगर दो पॉइंट के बीच में यहां ले लोगे तो शेप भले ही आपको अलग लिखे लीजन का, लेकिन एरिया वही आएगा। फिर दो पॉइंट पे लोगे एरिया वही आएगा, फिर दो पॉइंट पे लोगे एरिया। तो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में एरिया स्वैप्ड बाय 2 पॉइंट्स made by the moving body or planet to the sun is equal in area। तो जो भी रीजन बनेगा इक्वल एरिया ही स्वैप्ट करेगा। वो समझ में आ रहा है? तो आपने अगर फिगर देखा हो इसका जो नोट्स में बना हुआ है उसमें आप देखोगे एरिया दोनों का सेम आएगा लेकिन शेप में अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, अगर इसकी मैं सन की पोजीशन थोड़ी सी और ड्रिफ्ट कर दूं, बिकॉज ऑफ ये बनाया मैंने बिल्कुल यहाँ है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो भले ही आपका शेप रीजन का अलग अलग हो लेकिन एरिया सेम होगा। तो ये एरिया A1 और ये A2 ये इक्वल होंगे। कब होंगे इक्वल? जब ड्यूरिंग दिस मोशन एंड ड्यूरिंग दिस मोशन द टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, यानी कि टाइम टी लगना चाहिए, दोनों टाइम केसेस में टाइम टी लगना चाहिए। बोलो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। समझ में आ गया हो तो लिखो यस सर अंडरस्टूड। दोबारा समझना हो तो दोबारा समझा देता हूं। सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है? तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर दोबारा समझ लो भैया, फिर उसके बाद रिप्लाई कर देना, दोबारा रिप्लाई कर देना। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ केपलर कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्लैनेट अपने अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है तो कोई टी टाइम में जो भी उसका मोशन होगा तो सन से जो उसकी डिस्टेंसेस है तो जो भी एरिया स्वैप्ट करेगा वो ड्यूरिंग टाइम टी वो एरिया सेम रहता है। बस ये मैं समझाना चाहता हूं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टाइम टी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए तो इक्वल एरिया बनेगा। तो ये एरिया और ये एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, एरिया सेम रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? दिस इज सेकंड लॉ ऑफ केपलर। दो लॉ खत्म हो चुके हैं, ध्यान से समझे, दो लॉ खत्म हो चुके हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा दो लॉ के बाद में। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? फिर न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा। बोलो अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सभी लोग? अंडरस्टूड? थर्ड लॉ पे आ जाऊं? नो डाउट? नो डाउट? ठीक है, ओके, लिख दो जल्दी जल्दी लिख दो। अंडरस्टूड है ना? चलिए अब ध्यान रखिएगा, टाइम टी जो है वो कांस्टेंट लिया है, ठीक है ना? क्योंकि टाइम देखो वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इमेजिन करके देखो, समझना बात को। अब वो टाइम जितना यहां ले रहा है उतना टाइम यहां ले रहा है, यहां से यहां तक की जो स्पीड है वो यहां से यहां तक की भी स्पीड सेम ही है, तो वो उस तरह से एडजस्ट होता है उसका एरिया कि वो इक्वली रहता है। ये नेचुरली हो रहा है, हम तो केवल उसको कैलकुलेट करके देखे, हमने तो अलग अलग सिचुएशन पे कैलकुलेट करके देखा। और हर प्लेनेटरी मोशन अराउंड रिवॉल्व अराउंड विच इज रिवॉल्व अराउंड द सन, बात उसकी चल रही है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सोलर सिस्टम, ठीक है ना? तो वो उसी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने पाथ में, सभी इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं अपने अपने फिक्स इलिप्टिकल पाथ में। या तो इलिप्टिकल पाथ बदल जाए तो एरिया बदलेगा, टाइम बदल जाए एरिया बदल जाएगा, स्पीड बदल जाए तो एरिया बदलेगा, क्योंकि इतने टाइम में जल्दी भाग गया इतने टाइम में स्लो भाग रहा है तो बदल जाएगा। लेकिन सारी चीज एक फिक्स टाइम फिक्स स्पीड में काम कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो इसलिए ये कांस्टेंट हो जाता है। तीसरा जो लॉ है थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से, नहीं तो आप परेशान हो जाएं। मैं तीसरा लॉ समझाने से पहले आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट का। ये लॉ में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब ये मेजर एक्सिस क्या है और माइनर एक्सिस क्या है वो समझना है। देखिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्चुअली आप ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कोई इलिप्टिकल पाथ है तो वो कैसा होगा? सर्कल तो है नहीं, अगर सर्कल होता तो डायमीटर कहते हम उसको, और डायमीटर जो है वो हर सर्कल का सेम रहता है, कितने भी बना लो।
अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए कोई एक इलिप्टिकल पाथ मैंने बना लिया। अब इस इलिप्टिकल पाथ में क्या होने वाला है, इलिप्टिकल पाथ का सेंटर ये ले लिया, या यहां ले लो या यहां ले लो, कहीं भी ले लोगे फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए हमने अभी बीच में ले लिया। अब मैंने एक एक्सिस ये बनाया और एक एक्सिस ये बना लिया, इस तरह से। याद रखिएगा, मैं किसी प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्लैनेट के ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पाथ, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिट इन विच द प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन। ओके, अराउंड द सन। कई बार यहां प्लैनेट जैसे ये है, मान लीजिए सन यहां है, तो आप देखेंगे डिस्टेंस अलग होगी, यहां अलग होगी, लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सिस, तो एक्सिस का मेरा मतलब है कि आप इस तरह से पैरेलल ले लो एक डिस्टेंस और एक वर्टिकल एक्सिस ले लो, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। अब इसमें जो छोटा होगा वो माइनर एक्सिस होगा, जो बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इसको देखकर आप क्लियरली बता सकते हो कौन सा माइनर एक्सिस है, कौन सा मेजर एक्सिस है। तो ये बड़ा वाला एक्सिस होगा हमेशा, ये देख लीजिए। अगर आप इस तरह से आप इसको देखोगे, क्योंकि प्लैनेट तो ऐसे ही मूव कर रहा है ना, तो अब ये मेजर एक्सिस है, तो जो मेजर एक्सिस है वो मेजर ही रहेगा हमेशा, जो माइनर एक्सिस है वो माइनर रहेगा हमेशा। तो पहले तो इतना आपको समझ में आ गया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, जो छोटा है वो माइनर एक्सिस, जो बड़ा है वो मेजर एक्सिस। इतना बात समझ में आ गया, बोलो जल्दी से। अब ये मेजर एक्सिस है, अगर मैं इस मेजर एक्सिस का सेमी कर दूं, सेमी सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस। अब आप कहोगे सर ये सेमी और क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो बेटा जो कैलकुलेशन केपलर ने किया है, जो रिजल्ट केपलर ने निकाला है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कैलकुलेशन। तो उसने जो कैलकुलेशन करके बताया रिजल्ट, क्योंकि जो रिजल्ट जिस तरीके से फुलफिल होगा हम वही लेके चलेंगे ना। आ रहा है बात समझ में? अगर कोई रिजल्ट बोला जाएगा कि भैया इस पोजीशन पर जब आता है कोई भी प्लेनेट अपने ऑर्बिट के यहां आ जाता है, जब भी तो कुछ होता है, जब भी वो प्लेनेट यहां आ जाता है तब भी कुछ होता है, तो वहीं से तो रूल बनेगा, वहीं से तो लॉ बनेगा। अब ये मेजर एक्सिस सेमी एक्सिस से में अगर सेमी मेजर एक्सिस से कोई रिलेशन बन रहा है तो सेमी मेजर एक्सिस लेंगे ना, मेजर एक्सिस पूरा लेने से बन रहा है तो मेजर एक्सिस लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है यार, बताओ भैया क्या मैसेज कर रहे हैं? अच्छा यस सर लिख रहे हैं। कोई मन में डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं, रिलेटेड टू जो भी हम कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखें इस बात का। अच्छा इसको इस ग्रुप में ऐड कर दिया है निमिष को, ओके मुझे लग रहा है। हाँ प्लीज टेल द फॉर्मल डेफिनेशन, अभी बताएंगे बेटा, थोड़ा सा इंतजार तो कर लो, बता रहे हैं। आप इंतजार नहीं कर सकते क्या थोड़ा सा? मैं जो समझाना चाहता हूँ कोई बहुत ज्यादा वो है नहीं है सिलेबस में, मैं अभी चाहूंगा 2 मिनट में खत्म कर दूंगा ये पूरा, लेकिन आपको डीपली समझा रहे हैं हर चीज को, थोड़ा इंतजार करो बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो, बताएंगे, घबराओ नहीं, सब बताएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं वो, एक तो बेटा इस तरह से आप बीच बीच में लिखोगे ना तो स्वीप, अरे बाप रे, स्वीप क्या मतलब क्या होता है बेटा? स्वीप का मतलब जैसे गाड़ी वो कार देखी है आपने, कार, तो कार में वो वाइपर्स होते हैं, तो वाइपर्स क्या करते हैं, स्वीप करते हैं एरिया को, उसे स्वीप कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जब वो मूव करे किसी भी सेंटर के चारों तरफ, जैसे कि सेंटर यही ले लिया, अब एक बार में जब हम कोई भी एरिया निकालेंगे तो उसका एक फिक्स सेंटर तो लेके चलोगे ना भाई। मान लो ये मैंने फोकस ले लिया, सेंटर सन की पोजीशन को ले लिया, मैं इसको सेंटर लेके चल रहा हूं, सेंटर फिक्स होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ये एरिया जो कवर, ये जो यहां से लेकर यहां तक आए इसे स्वीप करना बोलते हैं। तो द प्लैनेट स्वेप्ट आउट फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से यहां तक गया तो वो स्वीप किया, उसे बोलते हैं स्वीप करना, तो वो एरिया, उस वर्ड का मतलब ये है। आ गया समझ में? जैसे कार के वाइपर नहीं होते, एक इधर से इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या करते हैं, जैसे इधर से इधर गया तो फर्स्ट पॉइंट पकड़ लो, सेकंड पॉइंट पकड़ लो, ज्वाइन कर दो सेंटर से, तो एरिया स्वेप्ट किया उसने कि नहीं किया, कुछ ना कुछ, ये मतलब है। तो मैं अब थर्ड लॉ पे बात कर रहा था, पहले तो ये क्लियर हो गया होगा, सेमी मेजर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्लियर हो गया। अब बेटा हमें जो रूल है वो माइनर एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब मेजर एक्सिस लेना है और उसका भी सेमी कर दिया, तो सेमी का मतलब बेटा हाफ हो जाएगा ना,
तो सेमी का मतलब हाफ, ठीक है, ये समझ लेना आप। तो ये बड़ा वाला जो एक्सिस है उसका हाफ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं बेटा स्मॉल आर? सेमी मेजर एक्सिस को स्मॉल आर आप मान लीजिए। तो जो भी मेजर एक्सिस है उसका सेमी मेजर एक्सिस यानी कि स्मॉल आर मान लीजिए। तो अब जो लॉ का डेफिनेशन है वो सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit. सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट के क्यूब के प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, वंस रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि एक रेवोल्यूशन करने में जितना भी टाइम लगेगा वो ले लेते हैं। तो देखिए मैंने ये पूरा रेवोल्यूशन किया, मान लो यहां से शुरू किया, पूरा एक रेवोल्यूशन ले लिया, उसमें तो बेटा फिक्स टाइम ही लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? 365 डेज एंड कुछ आवर्स लगते हैं एक पूरा रेवोल्यूशन करने में सन के तरफ से अर्थ को, बोलो लगते हैं ना? उसी तरीके का तो वो तो फिक्स ही रहता है ना, ठीक है कि नहीं? तो वो कुछ आवर्स बन के 4 साल में वो एक दिन बन जाता है, ये मालूम है आपको? 6 घंटे 4 साल में 4 ईयर, तो लीप ईयर आ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है, ये सब तो पता होगा आपको। तो अब वो एक फिक्स टाइम है, तो एक फिक्स टाइम बेटा लगा, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए टी मान लिया, दैट टाइम इज टी। अब मैंने क्या बोला? इसका स्क्वायर किया, ये कर दिया साहब स्क्वायर। अब सेमी मेजर एक्सिस ले लो, तो ये माइनर है ये मेजर है, यानी कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। इलेप्टिकल ऑर्बिट बना हुआ है, पॉइंट भी फिक्स हो गए, यहां से यहां तक पकड़ लिया। ये जो पूरी डिस्टेंस आई है, एक्सिस की लेंथ आई है, इसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब जो भी डिस्टेंस है उसको हाफ हम कर सकते हैं, वो मैंने मान लिया स्मॉल आर, उसके क्यूब से प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम का स्क्वायर, यानी कि जो भी टाइम का स्क्वायर करूंगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल टू आएगा हमेशा हर प्लेनेट के लिए जो कि अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं। उन सभी प्लेनेट में एक चीज कॉमन निकाली केपलर ने, उसने बताया कि देखो कितनी अजीब बात है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं those are moving around the sun, revolving around the sun, उसमें उनका जो सेमी मेजर एक्सिस बनता है, क्योंकि सभी का इलिप्टिकल पाथ अलग अलग है, सभी का इलिप्टिकल ऑर्बिट अलग अलग है कि एक ही ऑर्बिट में चल रही है सारी दुनिया? सबका अलग अलग है ना, इतना तो मानते हो कि नहीं मानते हो? इतना तो सोलर सिस्टम देखा है आप लोगों ने बचपन से। अब वो सब सन के चारों तरफ घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, बोलो? और सबकी स्पीड अलग अलग है। अब एक ही ऑर्बिट में होते तो कभी अर्थ से कोई टकराता, कभी कोई टकराता, कभी हम देखते अरे वो मार्स जा रहा है टकराता हुआ निकल गया, है ना, या कोई जा रहा है वो जुपिटर जा रहा है वो टकराता हुआ निकल गया, ऐसा होता है क्या? तो सब अपने अपने ऑर्बिट में हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पर हैं, तो मजे में चल रहे हैं सब। अब उन सभी का ऑर्बिट है एक फिक्स, उन सभी के ऑर्बिट फिक्स हैं, तो उन सभी के ऑर्बिट की एक मेजर एक्सिस जो होती है उसकी लेंथ है साहब कोई ना कोई। आप समझिए रूल क्यों बनता है, रूल क्यों बना? तो ये कॉमन निकला सभी में, इसलिए रूल बन गया कि सर ये स्क्वायर ही क्यों किया, सर ये क्यूब ही क्यों किया, मन में सवाल आते हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब से ही रूल बना। हमने एक बार स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके देखा तो कुछ प्लैनेट्स के लिए वर्क कर गया, लेकिन तीसरे एक प्लैनेट निकला उसके लिए वर्क नहीं किया। अब ये वर्क कर रहा है सभी प्लैनेट्स के लिए। व्हाट हैपेंड? ओके देखो बेटा बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो मैंने क्या बोला? सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि पहले तो मेजर एक्सिस है उसका सेमी यानी कि आधा। अब सभी प्लैनेटरी मोशन देखे, सबका अपना अपना सेमी मेजर एक्सिस है, लेकिन सबको जो रेवोल्यूशन करने में टाइम लगता है वो टी सबका अलग अलग है। हम तो यहाँ पे एक बता रहे हैं कॉमनली सबके लिए, टी मान लो अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ का हो गया, किसी और का ले रहे हैं किसी और का होगा। वो जो टाइम है उसका स्क्वायर इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल टू होता है। और प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ये मैं कई बार बता चुका हूं। प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है बेटा जब प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों एक रेशियो में इक्वल आते हैं, यानी कि इनका रेशियो एक कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और तरीके से मैथमेटिकली करूं तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो आएगा ना बच्चे, वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगी वैल्यू, सुबह शाम हर समय यही आएगी। ये मतलब है इसका, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है, फिक्स आ गया आंसर इस तरीके से।
और सभी प्लैनेट्स के लिए ये फिक्स कांस्टेंट आएगा, किसी का भी निकाल लो आप, कांस्टेंट आएगा, फिक्स वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, रूल बन गया कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट है, यानी कि इन दोनों को अगर रूल से देखा जाए तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ऑर्बिट का एक्सिस भी बड़ा होगा। और अब इतना तो आप मन में सोच के कर ही सकते हो कि इमेजिन कर लो, अगर इलिप्टिकल पाथ का एक्सिस बड़ा है तो सोचो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अगर इलिप्टिकल पाथ बड़ा है, यानी कि अगर सर्कल की बात करूं तो रेडियस बड़ा हो गया, इलिप्टिकल पोर्शन में हम एक्सिस यूज कर रहे हैं, वो अगर बढ़ जाए लेंथ उसका तो क्या टाइम ज्यादा नहीं लगेगा? लगेगा। और वही अगर कम हो जाए तो टाइम कम हो जाएगा। लेकिन किस रेशियो में कम हो जाता है, वो रेशियो उन्होंने बताया कि वो रेशियो स्क्वायर और क्यूब के साथ आ रहा है। आ गई समझ में बात? मतलब अगर मैं t यानी कि दो टाइम इंटरवल ले लूं t1 t2, तो t1 अपॉन t2 का जो स्क्वायर है करने पर उसी टाइम पर जो सेमी मेजर एक्सेस आप ले रहे हो दो सिचुएशन में, वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएंगे r1 अपॉन r2 के होल क्यूब के साथ। ये मतलब होता है मैथमेटिकली, ये फैक्टर्स लेके आप ऐसे बताते हैं, है ना। पर आपको तो इसमें अभी आपको क्या बताना है, केवल यही बताना है कि उसने केपलर ने ये कैलकुलेट करके बताया। दिस इज फॉर ऑल द प्लैनेट्स दोज आर मूविंग अराउंड द सन इन देयर इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब बताओ समझ में आ गए तीनों लॉ? तो यस सर अंडरस्टूड, सबको लिखना है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो बताओ, ये भी हम तैयार हैं बताने के लिए। आपके मन में क्या डाउट आ रहा है? तीनों लॉज अगर समझ में आ गए तो आंसर लिख दो यस सर। अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं तीनों लॉज एक बार और बता देता हूं, पहले आप मुझे बताओ तीनों समझ में आ गए? आप लोगों से पूछा यही जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर क्या है, सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या है। या आपसे बोलेंगे कि डिफाइन ऑल द लॉज ऑफ केपलर, केपलर्स लॉ बताइए। सबके पास में नोट्स की फोटो कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी में भेज चुका हूं। फिर भी अगर आपने बोला है तो मैंने आपको डिक्टेट भी करके पूरा बताया, अच्छे से पूरी चीजें समझा दी हैं। बताओ कोई डाउट आता है तो रिप्लाई सब लोग को करना है, वो भी ग्रुप पे ही करना है। क्वेश्चन भी करो तो ग्रुप पे करो, जिससे सब लोग सुने, सब लोग उसका आंसर भी समझें। मैं इसके बाद बड़ी और काम की चीज बताने वाला हूं, उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। पहले तो मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो सभी धनाधन तरीके से कि समझ में आ रहा है। मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। देवांश इफ यू आर वॉचिंग बेटा, मैं तेरे से रिप्लाई भी मांग रहा हूं, बट आपका नाम नहीं आ रहा है रिप्लाई में, यानी कि आप नहीं वॉच कर रहे हैं क्लास, है ना। आपसे फोन पर बात हुआ, आपने कहा सर मैं देखता हूं क्लास को, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। नाम लेकर बोल रहा हूं, देवांश का रिप्लाई नहीं दिख रहा है मुझको, और किसका रिप्लाई नहीं दिख रहा है? रिप्लाई का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो क्वेश्चन, और आ रहा है तो लिखो यस सर समझ में आ गया, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा, पता तो चले। तो देवांश देव मिश्रा जी आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, देख लीजिए आप। क्योंकि क्या है, कुछ बच्चों से बात हुई है, पेरेंट्स से, बच्चों से, कि वो कहते हैं सर हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन यहाँ आप कुछ करते नहीं हो। ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, उसमें कोई बच्चा ही नहीं आता पढ़ने, तो मैं काहे के लिए क्लास ले रहा हूँ भैया। तीनों लॉ समझ में आ गए आपको? तो पहला लॉ क्या कहता है याद रखें, उसको क्या कहोगे आप? अच्छा, तीनों लॉज के कुछ शॉर्ट नेम्स भी हैं, वो भी याद कर लेना, है ना। तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर मैंने क्या बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। तो आपके दिमाग में रहेगा, अच्छा ऑर्बिट की बात चल रही है, यानी कि ऑल द प्लैनेट्स दोज आर मूविंग अराउंड द सन। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं बेटा, वो सभी अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करते हैं। तो दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन इन each and every planet revolves around the sun in its elliptical orbit। तो अपने elliptical orbit में वो ट्रेवल करते हैं। इसके बाद में विद द सन एट वन ऑफ द फोकस एट द टाइम, जो भी फोकस आप उसमें लेते हैं एक समय पे, वो फोकस सिचुएशन पोजीशन बदलने से बदलता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद में देखो आगे, केपलर का सेकंड लॉ क्या होता है? तो केपलर का सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। याद रखें, पहले वाले को क्या बोला? लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो सेकंड वाले को क्या कहेंगे? पहला वाला हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। बेटा ये बार बार बताता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में आ गया, बार बार क्यों बता रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं है, आपका नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा ना, थोड़ा पेशेंस ही रख लो और याद करते चलो। तो सेकंड लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ एरिया। बोलो लॉ ऑफ एरिया क्या था? अब अगर डिफाइन करने को बोलूंगा तो कई बच्चे अभी भी लिख नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। मैं इसलिए ये बार बार समझाता हूं कि आप इतना अच्छे से समझ जाएं कि आप लिख सकें।
तो सेकंड लॉ जो केपलर का है वो ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट एक फिक्स टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है अराउंड द सन। तो ईच एंड एवरी प्लैनेट स्वीप्स एन इक्वल एरिया, ठीक है कि नहीं, अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। एक फिक्स या कांस्टेंट टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप किया जाता है बाय ईच एंड एवरी प्लैनेट। तो 2 पॉइंट हम कहीं से भी ले सकते हैं, आपने दूर ले लिए हैं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरा जो आप निकालोगे उसके लिए भी उतना ही टाइम लेना, तो ऑटोमेटिकली यहां भी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो एरिया अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रखें। दूसरी बात में हर प्लैनेट याद रखिएगा अपने मोशन के अकॉर्डिंगली सन से अपना फोकस जो है वो एडजस्ट करता रहता है। इनका मोशन ही कुछ इस तरह का रहता है, ये नेचुरल है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए सन से इलिप्टिकल है ना, तो आप सेंटर ये यहां सन है तो इलिप्टिकल फेस है, तो इलिप्टिकल में क्या होता है, सब जगह डिस्टेंस सेम नहीं है, तो अब फोकस नहीं बदला तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी सन की, तो वो प्लैनेट उसके अंदर ही चला जाएगा, खत्म हो गई कहानी। तो वो इस तरह से बैलेंस्ड है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये बस केवल हमने देख पाया है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस हम नेचर की पावर से तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, इसलिए ये हमारे पास जवाब नहीं है इसका। हम ये बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, बस ऐसा होता है। तो साइंटिस्टों ने जितनी भी आंकड़े दिए, जितनी भी चीजें उन्होंने बताई, उन्होंने भी एक चीजों को ऑब्जर्व करके देखा, सभी प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करके देखा, उनको एक रिजल्ट मिला, उन्होंने बता दिया। ये बात है। केपलर साहब ने सबसे पहले बता दिया मैनेज्ड वे में, तो उनके नाम से रूल बन गया। न्यूटन साहब ने ग्रेविटी को सबसे पहले ऑब्जर्व करके बता दिया, उनके नाम से रूल बन गया। तो क्या न्यूटन ने ग्रेविटी बना दी? नहीं, न्यूटन ने ग्रेविटी को सबसे पहले साइंटिफिक वे में ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन कर दिया, तो वो साइंटिस्ट के नाम की लिस्ट में आ गए। आप भी ऐसी कोई ना कोई चीज को ऑब्जर्व कर लो, आप भी साइंटिस्टों की लिस्ट में आ जाओगे। तो ये तो सोच है, ऑब्जर्वेशन है अपनी अपनी, और उसको सही मायने में बताना, उसको सही बताना। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए साथ में आपको उसके लॉजिक देने पड़ते हैं, उसके लॉजिकल रीजंस भी होते हैं, उसके एजम्पशन जो होती हैं उन्हें भी प्रूव करना पड़ता है आपको। वो सारी चीजें बताई उन्होंने। तो क्या ग्रेविटी क्या पहले नहीं थी? क्या पहले थी, सब कुछ पहले से मौजूद है। हमने ऑब्जर्व जब करा तो हमने रूल बना दिया। तीसरा लॉ क्या बनता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड, क्योंकि यहाँ जो टाइम पीरियड है वही इंपॉर्टेंट है ना, तो वो लॉ ऑफ पीरियड के नाम से माना जाता है। थर्ड लॉ ऑफ केपलर, लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ पीरियड का मतलब, पीरियड तो आप समझते ही होंगे बेटा, एक टाइम इंटरवल की बात चल रही है यहाँ पर, जो भी टाइम उसको लग रहा है एक रेवोल्यूशन करने में, वो टाइम जो है उसका स्क्वायर इसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कि टाइम टेकन बाय अ planet to revolve around the sun, or to revolve around the sun, or to take one revolution around the sun, जो भी कहना चाहो, उसका स्क्वायर, the square of the time taken by a planet to revolve around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of its elliptical path। of its elliptical path का मतलब है उस प्लैनेट का ही ऑर्बिट लेना है, ये नहीं कि किसी दूसरे प्लेनेट के एलिप्टिकल पाथ का सेमी मेजर एक्सिस ले लोगे तब नहीं रूल फॉलो होगा। उसी प्लेनेट का एलिप्टिकल पाथ लेना है जिसके और जिसमें वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उसी के एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस। ये आपके 3 केपलर लॉ जो दिए उन्होंने, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है बेटा, ये थ्योरेटिकली है, आपको थ्योरेटिकली ही पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन भी नहीं बनते, न्यूमेरिकल्स भी नहीं बनते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, यही बातें आप करोगे 11th क्लास में, यही बातें पढ़ोगे आप IIT JEE में, तो ये सारी चीजें सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जरा आगे की मैं बात कर रहा हूं, तीनों लॉ अच्छे से याद हो गए होंगे आपको बेटा। मेरी कोशिश यही है कि मैं बढ़िया तरीके से आपको याद करा दूं, आप एक्सप्लेन कर पाए, इतना अच्छे से आपको आ जाए। ठीक है कि नहीं? बाकी नोट्स में तो सब लिखा ही रहता है। तो ये मैंने जो आपको बताया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर। मैं दोबारा से ग्रेविटी पर जा रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटी पर अब हम लोग एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, पार्ट है, जो भी आप कहना चाहें। ग्रेविटेशन चैप्टर का ये मतलब आखिरी चीज है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इसी को बड़े लंबे समय से, लंबे तरीके से पढ़ना है। तो बेटा इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी 2 ऐसे मैंने प्लैनेट्स ले लिए, चलिए अर्थ और मून की बात कर लेते हैं। तो अब जैसे अर्थ और मून है, या अर्थ के साथ में कोई दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया विच इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, ये मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूं, और एक दूसरा कोई प्लेनेट ले लिया,
या ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी बिगिनिंग में कि ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें हर प्लेनेट पर हर जगह ग्रेविटी अपनी अपनी ग्रेविटी मौजूद है, ये बताया था मैंने। एंड बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स द अनदर बॉडी, ठीक है ना। तो टू बॉडीज अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात ये क्लियर हुई। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो इसमें, ये इसमें आपसे बोला जाए कि अगर मैं इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूं तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा जो होती है उसको आप ऐसे मान के चलें कि जिस जगह पर किसी भी बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होगा, पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए जितना भी कोई ऑब्जेक्ट डेंस होगा, डेंस समझते हो आप, साइज में कम मास में ज्यादा, तो उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज, तो उस बॉडी पर जिसका डेंसिटी ज्यादा है ना, वहां उस पर ग्रेविटी ज्यादा काम करेगी, उस पर ग्रेविटी ज्यादा काम करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पत्थर ले लीजिए मोटा सा और एक कागज ले लीजिए, तो अब आप दोनों को ऐसे ऊपर उछालोगे तो ग्रेविटी एट द सेम टाइम दोनों पे बराबर लग रही है, लेकिन वर्क किस पे ज्यादा करेगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। बिकॉज साइज कम होने के बावजूद उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, ये आपको पता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर आपसे बोला जाए कि इसकी डायरेक्शन बताओ साहब, तो डायरेक्शन कैसे पता करोगे। तो डायरेक्शन का पता करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि टूवर्ड्स द सेंटर ही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्रेविटी है ऑटोमेटिकली बेटा सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, बड़ा नेचुरली ऐसा होता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। मतलब जैसे कोई भी चीज हम किसी भी तरह से ऊपर हवा में गिरा दें तो ऑटोमेटिकली जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो जैसे जैसे वो अर्थ सरफेस की तरफ आएगा, मैंने यहाँ पे अर्थ ले लिया क्योंकि हम लोग अर्थ पे मैक्सिमम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हम अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, फोकस हो जाती है उसकी ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये उसकी डायरेक्शन है, ये क्या है बेटा, उसकी डायरेक्शन है। तो अब अगर मैं मान लो दो प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके फोर्स की यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से बताओगे, तो हम कहेंगे इनके सेंटर की तरफ ग्रेविटी की डायरेक्शन होनी चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स देयर सेंटर। तो ये इसके सेंटर की तरफ जाएगा, ये इसके सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा, यानी कि फोर्स ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एक जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी वैसे वैसे वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए इसको ही हम कहते हैं कि जब टुवर्ड्स द सेंटर कोई चीज कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है, इसी को हम बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास भी कह देते हैं, क्योंकि मास ही ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, ऐसा मान सकते हैं आप कि जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब अर्थ में जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, नहीं तो ग्रेविटी उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। अगर सोच लीजिए कि अर्थ का साइज जो है बहुत छोटा सा होता है, एक पत्थर की तरह होता, तो उतनी ग्रेविटी होती क्या, नहीं होती। जितना साइज है उसकी वजह से, जितना मास है उसकी वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये चीज होती है। तो ग्रेविटी अब वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, वो एक तरह से अर्थ भी अट्रैक्ट ही कर रही है ग्रेविटी को यूनिवर्स से, बिकॉज ऑफ द होल सरफेस। तो हम उस जब अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो बिकॉज ऑफ द मास, यानी कि मास जो होता है दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ क्रिएटिंग द ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो मास पर डिपेंड करती है, ये ध्यान रखेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आप बताना चाह रहा था कि जैसे उसके सेंटर की तरफ वो कॉन्सेंट्रेट होती है ग्रेविटी, हर बॉडी की ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, ठीक है कि नहीं। जैसे हम मान लीजिए अभी सीधे मैं नहीं खड़ा हूं, लेकिन जब मैं ऐसे टेढ़ा खड़े होने की कोशिश कर रहा था उस समय ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेट हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं धीरे 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 अब मैं एडजस्ट हो गया इस जगह पर, तो मेरा ऑटोमेटिकली ग्रेविटी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो गया, तभी तो मैं रुका हुआ हूं। जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि फोकस ऑफ ग्रेविटी उसको कह लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अब एक पेन है, मैं अपने पेन को, इस पेन को अगर मैं अपने हाथ पे रखता हूं तो थोड़ी देर तक ये हो सकता है, ये देखो गिर गया, गिर गया ना। क्यों गिर गया, क्योंकि इसका मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाया किसी एक पॉइंट पर, वो गिर गया। तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से हर चीज
खड़ी हुई थोड़ी ना रहती है, गिरती भी है, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है मास, हम एक जगह पर रुक जाते हैं। अब जो बॉडी होती है उसके क्या कहते हैं, मास को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हर समय पर वो बदलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग माय मोशन अभी कॉन्सेंट्रेट थोड़ी ना हुआ, जैसे मैं रुक गया तो कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो मैं रुक गया। अब मैं सीधा खड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कॉन्सेंट्रेट है ऑन अ पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, तो ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो मैं क्या कर पा रहा हूं, सीधे खड़ा हो पा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। जरा पढ़ते हैं जरा इसमें क्या लिखा है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड आउटसाइड ऑफ बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो पूरी बॉडी का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है एक बॉडी पर, एक जगह पर, एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहते हैं। तो जब भी हम मोशन करते हैं ना बेटा, तो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है उसका अमाउंट नहीं बदल रहा, लेकिन ग्रेविटी जो है वो कॉन्सेंट्रेट होती है हमारे सिचुएशन की वजह से। तो वो जब एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होने वाली होती है, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेट हो गई होती है, उसको हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये उसके जनरली सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द सेंटर ऑफ बॉडी इटसेल्फ। तो जनरली क्या होता है, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बॉडी खुद ही होती है, क्योंकि बॉडी पर हर जगह ग्रेविटी काम कर रही है ना, तो हमारा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हमारी बॉडी हो गई, क्योंकि हम पर ग्रेविटी काम कर रही है। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज होती है, तो जिसकी वजह से हम स्टेबली खड़े हो पा रहे हैं, हम दौड़ भी पा रहे हैं, गिर नहीं रहे, हम चलते समय नहीं गिर रहे हैं, हम कभी गिर भी रहे हैं, डिस्टर्ब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, गिर गए। तो ये चीज होती है। अब इसमें और भी बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हो कि चीजें हैं, लेकिन अभी हम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझेंगे तो इसका मतलब यही है। तो किसी भी बॉडी पर या किसी भी बॉडी का किसी एक पॉइंट पर जब मास कॉन्सेंट्रेट हो जाए या ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेट हो जाए, क्योंकि बेटा जो हमारा जो ग्रेविटी की वजह से ही हमें फील होता है ना मास, ठीक है कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इसलिए उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास दोनों का मतलब सेम ही बता दिया गया है। तो ये जब किसी भी बॉडी के लिए कोई एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है पूरा ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहते हैं उस बॉडी का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ या फिर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। देख लो, आ गया समझ में? तो जिस पॉइंट पर एग्जैक्टली जो पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द अर्थ हम पे लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट होने पर ग्रेविटी काम कर रही है, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? जिसको हम वेट भी कह देते हैं। तो ये पहले तो ध्यान से समझ लेना कि वेट और मास मतलब क्या फर्क है। तो बहुत सिंपल सी बात ऐसे है कि किसी भी बॉडी का मास जो होता है उसमें अगर मैं ग्रेविटी को इंक्लूड कर दूं तो उसे हम वेट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। यानी कि वेट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो जहां ग्रेविटी नहीं है वहां वेट नहीं है। तो जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती है हमारा वेट कम हो जाता है, मास नहीं बदलता, वेट कम हो जाता है, इसलिए हमें अपना वेट फील नहीं होता। समझ रहे हो? हमें अपना वेट फील होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब सोचो ग्रेविटी नहीं है तो हम उड़ने लग जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हमारा मटेरियल खत्म हो गया बॉडी का? नहीं, लेकिन हमें जो फोर्स फील हो रहा था टुवर्ड्स द अर्थ वो खत्म हो गया, वो अट्रैक्शन फोर्स गायब हो गया। तो इसका मतलब जो भी हमारा मास है वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी है, फील हमें हो रहा है, फील होने की बात चल रही है, वो फील हमें हो रहा है। लेकिन जैसी ग्रेविटी हट जाएगी वो मास फील होना बंद हो जाएगा, मतलब हमारा वेट जीरो हो जाएगा। मास नहीं, मास तो है, वेट हम जीरो बोल देंगे। तो ये ध्यान रखें। इसलिए वेट जो होता है वो एक्चुअली क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इसलिए वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट को हम न्यूटन में